हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अपनी जो पिछली क्लास थी फाउंडेशन वाली, तो उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, या ऐसे कहो कि किसी सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का डेरिवेशन कराया था। तो डेरिवेशन जब हमने कराया था, तो बेटा जैसे मैंने कहा कि ये कोई वायर है जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्बडा है, और इस वायर से लंबवत आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, और इस बिंदु पी पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो बेटा मैंने कहा था कि इस बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो उसके दो घटक होंगे, एक ई परपेंडिकुलर और एक ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर मतलब जो तार के लंबवत जो घटक है, ठीक है, और ई पैरेलल मतलब तार की लंबाई के समांतर है। ठीक बेटा, तो ई लंबवत कितना आया था अपना? ई लंबवत का जो फॉर्मूला आया था हमने निकाला था, वो आया था के लैम्बडा अपॉन आर साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। थीटा वन और थीटा टू क्या थे? ये वाले एंगल, ठीक है, जो आपकी इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मेजर किए गए थे, ये थीटा वन और ये थीटा टू। और ई पैरेलल क्या था? वह के लैम्बडा अपॉन आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। अब यहाँ पर जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसका, तो आपको थीटा वन और थीटा टू का विशेष ध्यान रखना। बेटा आप देख रहे हो कि यहाँ पर थीटा वन और थीटा टू जो आपके ये फॉर्मूले हैं, जब मैंने थीटा वन और थीटा टू अपोजिट डायरेक्शन में लिए हैं, मतलब थीटा वन की डायरेक्शन अगर ये है तो थीटा टू डायरेक्शन ये है, मतलब थीटा वन क्लॉकवाइज तो थीटा टू एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव एंगल लिए जाएंगे इन फॉर्मूले में। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि थीटा वन व थीटा टू आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यदि थीटा वन और थीटा टू अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा वन भी क्या लिया जाएगा आपका? पॉजिटिव वैल्यू में, और थीटा टू भी क्या लिया जाएगा आपका? पॉजिटिव वैल्यू में लिया जाएगा। बेटा दूसरा, यदि मैं ये कहूं यदि थीटा वन व थीटा टू आर इन सेम डायरेक्शन, यदि दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है, ये चीज मैं न्यूमेरिकल से क्लियर करूंगा। यदि थीटा वन और थीटा टू आपके सेम डायरेक्शन में है, तो बेटा इनमें से किसी एक को पॉजिटिव लेना। जैसे मान लीजिए आपने थीटा वन को पॉजिटिव लिया, तो थीटा वन पॉजिटिव अगर ले रहे हो तो थीटा टू क्या लेंगे आप? नेगेटिव में लेंगे। कब? जब थीटा वन और थीटा टू क्या होंगे? आपके सेम डायरेक्शन में होंगे। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक बेटा, एक चीज और थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा आपको। देखो आप देख रहे हो कि जो ई परपेंडिकुलर तो ये आएगा, ई पैरेलल ये आएगा, ठीक है। तो अगर ये आवेश पॉजिटिव होता तो ई परपेंडिकुलर तार के लंबवत और बाहर की ओर, और ई पैरेलल ये होगा, और ये किधर होगा? जिधर आपका मतलब ई पैरेलल, अब ई पैरेलल की दिशा ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो ई पैरेलल आपको किधर लेना है? जिधर छोटा वाला भाग है, मतलब जिधर एंगल कम है, जिधर छोटा एंगल है उधर आपका ई पैरेलल आएगा। ठीक है, जैसे अगर ये थीटा टू और थीटा वन में थीटा टू छोटा है तो ई पैरेलल की दिशा छोटे एंगल की ओर होगी। या ऐसा हो कि छोटे, जैसे एक बड़ा भाग और एक छोटा भाग, तो किधर होगी? छोटे भाग की ओर। देखो आप थोड़ा सा समझा भी देता हूं। जैसे ये वायर है आपका, ठीक है, ये वायर है, इसे पॉजिटिव आवेश है आपका, मान लीजिए। अगर मान लीजिए पॉइंट पी मेरा यहां पर है, तो अब देखो पॉइंट पी यहां पर है, तो अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पी पर, देखो वैसे देखो, अगर ये पॉइंट पी बिल्कुल सेंटर पे है, कहां पर है? सेंटर पे। अगर ये पॉइंट पी सेंटर पे है तो अब देखो जितना भाग ये उतना ही भाग ये, तो इस भाग के कारण इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र दिशा किधर होगी? नीचे की ओर। और इस भाग के कारण इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होगी? ऊपर की ओर। बोलो होगी या नहीं होगी? तो अगर जितना भाग ये और उतना भाग ये, अगर मैं इसको घटकों में तोड़ू तो बेटा इसका जो ऊपर वाला घटक और इसका आगे वाला घटक, इस तरह इसको मैं तोड़ू, इसका नीचे वाला घटक और इसका आगे वाला घटक, तो अगर ये दोनों पोर्शन बराबर है तो हम कह सकते हैं कि जितना घटक ऊपर वाला होगा उतना ही नीचे वाला होगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर मान लीजिए, ठीक है ना, ये चीज थोड़ी क्लियर हो गई होगी।
अब बेटा अगर मान लीजिए ऐसा हो जैसे इसमें है, जैसे आप देख रहे हो ये पॉइंट पी है, तो ये बड़ा भाग है और ये छोटा भाग है। तो बड़े भाग के कारण क्या होगा, यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, बड़े भाग के कारण नीचे की ओर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बड़ा मान का होगा। जब नीचे की ओर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बड़े मान का। इधर देख लो, जैसे ये आपका पॉइंट पी है नीचे की ओर, तो इस पॉइंट पी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इतने भाग के कारण होगा, और इतने भाग के कारण कितना होगा, नीचे की ओर होगा, तो इधर वाला विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बड़ा आएगा, ऐसे समझो। और इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा इस वाले भाग के कारण ऊपर होगा, जो कितना होगा, छोटे मान का होगा, इधर आएगा। तो अगर मैं नेट घटक करूं तो इसका आगे वाला घटक और इसका ऊपर वाला घटक ये छोटा होगा, ऐसे इसके घटक करूं तो इसका आगे वाला घटक ये और नीचे वाला घटक ये होगा। तो अब आप देखेंगे कि इसका ये नीचे वाला घटक बड़ा और ये घटक छोटा है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, तो रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र किधर आएगा, बड़े भाग की ओर। ठीक है, बड़े भाग के कारण आएगा, तो बड़े भाग के कारण किधर आएगा, नीचे की ओर। तो मैं कहूंगा रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, आगे वाला तो दोनों जुड़ जाएंगे, और नीचे वाला इतने में से ये वाला कैंसिल होगा, तो किधर आएगा, नीचे की ओर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बेटा जिधर जो ई पैरेलल की जो दिशा होती है रियलिटी में वो किधर होती है, जिधर आपका छोटा एंगल होता है या छोटे भाग, जिधर छोटा भाग है उधर आपका ई पैरेलल लिया जाएगा। तो इस केस में ई पैरेलल नीचे की ओर। अगर मान लीजिए पॉइंट पी मेरा यहां पर होता, तो अब यहां पे क्या होता, ई परपेंडिकुलर ऐसे और छोटा भाग इधर है ऊपर की ओर, तो ई पैरेलल ऐसे लिया जाता। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कॉमन सेंस से, वैसे न्यूमेरिकल में ये आपको ऑटोमेटिक ही ये नेगेटिव है। तो आपने जो न्यूमेरिकल किया, आपने जो फॉर्मूला किया, ऐसे समझो कि मैंने जो डेरिवेशन किया, मैंने डेरिवेशन इस तरह किया है, और मेरे डेरिवेशन के अकॉर्डिंग ई पैरेलल नीचे की ओर और ई परपेंडिकुलर आगे की ओर है। कब, जब θ1 इधर है, θ2 इधर है। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर ये आवेश नेगेटिव होता तो ये सेंस बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आगे आवेश नेगेटिव होने पर क्या होगा, ई परपेंडिकुलर दिशा क्या हो जाएगी, इधर की ओर, और ई पैरेलल दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर। मतलब ई परपेंडिकुलर क्या कर लेगा, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। ठीक है ना, कब, जब ये, और ई पैरेलल किधर आएगा, ऊपर की ओर। देख लो आप, थोड़ा कॉमन सेंस से देखो, अगर इस वायर पर आवेश नेगेटिव होता, देखो बेटा ध्यान से, अगर इस वायर पर नेगेटिव आवेश हो, जैसे आपका ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इतने वाले भाग का विद्युत क्षेत्र किधर होगा, अंदर की ओर बड़ा होगा ये विद्युत क्षेत्र, इतने बड़े भाग के कारण है। और इस पॉइंट के इतने बड़े भाग का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, छोटा होगा, और इधर की ओर, क्योंकि जिस पॉइंट पर नेगेटिव कारण क्या होता है, अंदर की ओर, तो नेगेटिव आवेश कारण अंदर की ओर इधर होगा, इसके कारण इतने बड़े भाग का इधर की ओर होगा। तो अगर मैं घटकों में तोड़ूं, तो घटकों में तोड़ूंगा तो इस बड़े भाग का एक घटक इधर और एक घटक इधर, छोटे भाग का एक घटक इधर और एक घटक इधर, तो क्या होगा, तो नेट रिजल्टेंट क्या देख रहे हो कि जो ई परपेंडिकुलर वो तो इधर आएगा, और ई पैरेलल क्या होगा, बड़े में छोटा घट जाएगा, तो ये, तो जस्ट सेंस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर नेगेटिव आवेश है फॉर्मूले ये अप्लाई होंगे, बट क्या होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ई परपेंडिकुलर डायरेक्शन अंदर की ओर और ई पैरेलल बड़े भाग की ओर हो जाएगा। ई पैरेलल दिशा क्या होगी, नेगेटिव आवेश और बड़े भाग की ओर, और ई परपेंडिकुलर की अंदर की ओर, और पॉजिटिव आवेश कान ई परपेंडिकुलर की नीचे की ओर, बाहर की ओर, और ई पैरेलल की छोटे भाग की ओर। तो ये सब चीज आप अपने वर्डों में नोट कर लेना, और वैसे आप कॉमन सेंस से इन्हें ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल लेंगे, और जिनके बारे में आपको बताया कि इन्हें मैं न्यूमेरिकल से बताऊंगा, तो थोड़ा सा वहां पर भी ये आपको सेंस आ जाएगी। चलो न्यूमेरिकल लेते बेटा एक। इधर देखो, जैसे मान लीजिए आपको एक न्यूमेरिकल दिया है, एक वायर है, ठीक है, जिसको हमने आवेश दिया, और जब भी वायर को आवेश दिया जाएगा तो आवेश इस वायर की लंबाई पर एक समान रूप से फैल जाएगा, जिसका रैखिक आवेश घनत्व कितना, लैम्बडा है। ठीक है, इस वायर से लंबवत स्मॉल डी दूरी पर, कोई जरूरी नहीं है आर दे, कुछ दे सकते हैं, मैं डी ले लेता हूं, स्मॉल डी दूरी पर कोई पॉइंट है पी, और ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। अब आपसे कहा गया कि इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो बेटा आप कैसे ज्ञात करेंगे, अब मुझे बता कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, दो दिशाओं में होगा, एक तो ई परपेंडिकुलर बाहर की ओर पॉजिटिव आवेश कारण, और ई पैरेलल नीचे की ओर। मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी दिशा थी वो यही वाली थी, ई पैरेलल नीचे की ओर, और ये ई परपेंडिकुलर।
तो बेटा ई परपेंडिकुलर क्या होता है आपका, के लैम्बडा अपॉन आर, आर कितना है यहाँ पे डी, के लैम्बडा अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो यहां पर जब मैं निकालूंगा के लैम्बडा अपॉन डी साइन थीटा 1, देखो यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 कहां से मेजर किया थे, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। अगर एंगल थीटा 1 और थीटा 2 क्या अपोजिट सेंस में, आप देख रहे हो कि थीटा 1 इधर क्लॉकवाइज है तो आपका थीटा 2 कैसा एंटी क्लॉकवाइज, अगर अपोजिट सेंस में तो थीटा 1 और थीटा 2 के लेने पॉजिटिव। तो हेयर थीटा 1 कौन सा होगा, ऊपर इधर वाला थीटा 1 लेते हैं हम लोग, थीटा 1 आपका 60 डिग्री और थीटा 2 आपका 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ऑन सॉल्विंग यू गेट आंसर ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। और ई पैरेलल क्या होगा आपका, के लैम्बडा अपॉन आर, आर कितना है यहाँ पे लंबा दूरी कितनी है डी, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो देखो ई परपेंडिकुलर क्या आ गया आपका, कॉस के लैम्बडा अपॉन डी कॉस थीटा 2, थीटा 2 मतलब ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री माइनस में कॉस कितना 60 डिग्री। क्लियर, तो ये आपका हो गया। तो ई पैरेलल आपका सॉल्व करने पर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब देख रहे हो जैसे अगर मैं वैल्यू रखूं तो के लैम्बडा अपॉन डी कॉस, ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी क्योंकि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 प्लस और साइन 30 1/2, कॉस 30 आपका √3/2 और कॉस 60 आपका 1/2। तो ये वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव, इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने लिए वही आएगी। आप देख रहे हो कि छोटे वाले एंगल की ओर ही है ई पैरेलल, ठीक है ना, या छोटे भाग की ओर है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बेटा, नोट कर लेना इसे। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये कहूं कि जो पॉइंट पी है वो ऊपर की ओर है यहां पर, तो अब मेरा, और ये एंगल मैं ले रहा हूं 30 डिग्री और ये एंगल मैं ले रहा हूं 60 डिग्री। अब इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा और इस पर नेगेटिव आवेश, चलो पॉजिटिव ले लेते हैं ना, पॉजिटिव आवेश है, इसका रैखिक आवेश घनत्व तो लैम्बडा है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा आपका ई क्या होगा, इस पर दो दिशाएं होंगी वही ई परपेंडिकुलर और आपके अकॉर्डिंग ई पैरेलल। अभी तो आप ई पैरेलल इधर ही मान लो, वो तो अपने क्योंकि हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ई पैरेलल इधर ही आता है, जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया ऑटोमेटिक क्वेश्चन में अगर नेगेटिव आएगा तो मतलब जो साइंस हमने लिया उसके जस्ट अपोजिट आएगा। तो ई परपेंडिकुलर क्या होगा, ई परपेंडिकुलर में थीटा 1 कितना हेयर, हेयर थीटा 1 कितना आपका, अब देखो यहाँ पे एंगल अपोजिट साइंस में है नहीं, थीटा 1 और थीटा 2 क्या आपके अपोजिट साइंस में, थीटा 1 ऐसे और थीटा 2 आपका ऐसे है, दोनों अपोजिट सेंस में है। तो अपोजिट सेंस में मैंने आपको क्या बताया कि अगर थीटा 1 और थीटा 2 आपके अपोजिट सेंस में तो दोनों क्या मान लेने हैं पॉजिटिव लेने हैं। तो थीटा 1 आपका 30 डिग्री और थीटा 2 क्या होगा आपका 60 डिग्री। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ई परपेंडिकुलर आपका यही आएगा। अगर मैं ई पैरेलल की बात करूं तो ई पैरेलल में क्या आएगा बेटा, के लैम्बडा अपॉन आर कॉस थीटा 2, थीटा 2 का आपके इसमें कितना 60 डिग्री माइनस थीटा 1 कितना आपका कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और ये कितने हो गए -√3/2। देखो अब ये आप एक चीज देखो, ये के लैम्बडा अपॉन आर, ये आर का मतलब ये डी जो भी है ना, तो ये तो जो डी दूरी डी है वो तो रहेगी रहेगी। अब एक चीज देखो आप कि 1/2 और -√3/2 कैसे टर्म आई नेगेटिव आई ना, तो अब आप देख रहे हो कि ई पैरेलल की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। इसका मतलब क्या आया कि जो आपने ई पैरेलल लिया वो वास्तव में उस दिशा में नहीं है, ई पैरेलल दिशा क्या होगी ऊपर की ओर, बोलो होगी या नहीं होगी। तो वो आप कॉमन सेंस से बता सकते हो, मैंने आपको बताया कि जिधर छोटा भाग होगा ई पैरेलल उसी दिशा में आएगा और ई परपेंडिकुलर हमेशा बाहर की ओर आएगा। कब, जब ये वैल्यू पॉजिटिव है। और अगर ये रैखिक आवेश घनत्व तो क्या होता नेगेटिव होता, अगर ये क्या होता नेगेटिव होता, इस पर नेगेटिव आवेश होता और आपको कहते हैं इसका रैखिक आवेश लैम्बडा है। तो अब आप क्या करते हैं फॉर्मूला आप ये रखते यूज, बस क्या करते हैं यहाँ पे ई अपने कॉमन सेंस से क्या करते हैं
ई परपेंडिकुलर को आप अब इधर दर्शाते हैं और ई पैरेलल को आप बड़ी साइड की ओर दर्शाते हैं, और थीटा 1 और थीटा 2 आपके यही रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता, अब ये आपको, और इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं आप, है ना, कॉमन सेंस से आप क्या लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्योंकि अगर आप लैम्बडा को क्या लिखेंगे, देखो अगर आप फॉर्मूले में, चलो अगर नेगेटिव तो रखेगा क्या माइनस लैम्बडा होगा, या तो ऐसे करो कॉमन सेंस का यूज करो, लैम्बडा पॉजिटिव रखो, या फिर माइनस लैम्बडा का यूज कर दो, फॉर्मूले में माइनस लैम्बडा रख दो। जो आप माइनस लैम्बडा रखेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस, तो ये टर्म क्या आएगी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब जो आपने किधर मानी है बाहर की ओर, और वो क्या हो जाएगी अंदर की ओर, और ये टर्म क्या आएगी आपकी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब जो आपने मानी है, आपने किधर मानी है नीचे की ओर मानी, तो वही वैल्यू आई, देखो आई नहीं आई। तो जब आपका ये कैसे नेगेटिव है, रैखिक आवेश घनत्व नेगेटिव है, तो ई परपेंडिकुलर किधर आ रहा अंदर की ओर, और ई पैरेलल किधर आ रहा बाहर बड़े भाग की ओर। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा सा इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, तो मैंने डिस्कस किया, आप ये सब चीजें अपनी कॉपी में नोट कर लेना। हाँ जी, अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका एक वायर है, ठीक है, वायर है जिसका रैखिक आवेश घनत्व वही लैम्बडा है ना, और इस वायर से, वायर यही है, इस वायर से लंबवत डी दूरी पर कोई पॉइंट पी है, ठीक है। इस वायर का ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड इससे 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और जो ये वाला एंड है ये इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये वाला कितना बना रहा है इससे, इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व कितना इसका लैम्बडा है, और ये 60 डिग्री का एंगल, और ये लंबा दूरी कितनी है डी है, और इस पर रैखिक लैम्बडा मतलब प्लस लैम्बडा, तो इसका पॉजिटिव आवेश है। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब बेटा कैसे करेंगे, तो एक चीज देखो बेटा यहाँ पे, तो आपको पता है कि क्योंकि आवेश पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र दो दिशाओं में होगा, एक लंबवत दिशा में और एक इस तरीके से पैरेलल दिशा में। तो ये आपका ई परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका ई पैरेलल हो गया। अब आपको पता है ई परपेंडिकुलर क्या होता है, के लैम्बडा अपॉन आर, आर कितना आपका डी है, तो के लैम्बडा अपॉन डी का यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ये आपका होगा, और ई पैरेलल क्या होगा बेटा आपका, के लैम्बडा अपॉन आर, आर कितना आपका डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 ये वाला होगा, आप फॉर्मूले से देख सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में जो थोड़ी सी मेन परेशानी वो है थीटा 1 और थीटा 2 में। तो बेटा थीटा 1 क्या है, थीटा 1 क्या है देखो यहां से, एक तो कॉमन सेंस से आप यूज कर सकते हैं, मैंने अभी तरीका बताया कि अगर थीटा 1 और थीटा 2 क्या है इन सेम डायरेक्शन, तो क्या लेने पॉजिटिव, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेने पॉजिटिव, और सेम डायरेक्शन तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। अब एक चीज देखो बेटा, आप जो एंगल मेजर करते हो वो कहां से मेजर करते हो, वो इस लंबवत दूरी से करते हो, ध्यान रखना ये इस पॉइंट पी मतलब पॉइंट, ये आपको जो एंगल मेजर करते हैं वो इस तार के लंबवत, चाहे तार सफिशियंट लंबाई का नहीं है, चाहे तार आपका सफिशियंट लंबाई का नहीं है, ठीक है, तार की लंबाई इतनी ही है, फिर भी लंबवत दूरी तार के लंबवत ही ली जाएगी, इस तार की लाइन के लंबवत ली जाएगी, ये ध्यान रखना। अब थीटा 1 क्या है, इस लंबवत लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप पॉजिटिव एंगल मानते हो, तो थीटा 1 आपका 60 डिग्री, और इस लंबवत लाइन से नीचे की ओर अगर आपका थीटा 2 होता तो वो पॉजिटिव लिया जाता। तो अगर मैं नीचे की ओर देखो बेटा, तो अब ये जो एंगल है, क्योंकि जो पॉइंट पी पर दो एंगल बनते हैं, एक ऊपरी वाले सिरे से, तार के ऊपरी वाले सिरे से, और एक तार के निचले वाले सिरे से। तो तार के ऊपरी वाले सिरे से कितना एंगल बन रहा पॉइंट पी पर, ये बन रहा 60, तो ये तो ऊपरी वाला सिरे वाला, और कैसा क्लॉकवाइज, जो सेंस हमने बेसिक फॉर्मूले की डेरिवेशन ली थी वही सेंस है आपकी क्लॉकवाइज और तार के ऊपरी सिरे से। तो कितना आपका थीटा 1 कितना आपका 60 डिग्री, और जो दूसरा आप देख रहे हो कि जो दूसरा एंगल लिया जाता है आपका, वो कहां से लिया जाता है, नीचे वाले सिरे से लिया जाता है, और किस सेंस में लिया जाता है,
परपेंडिकुलर से अपोजिट साइंस में, अगर मैं अपोजिट साइंस से ऐसे मूव करता हूं तो अपोजिट साइंस से इस एंगल को मूव करने के लिए अगर मैं ऐसे मूव करूंगा तो ये वाला एंगल आएगा। अगर बेटा आप ये वाला एंगल देखोगे तो यहाँ पर ये θ2 है अपोजिट साइंस में, जो जब पॉजिटिव हमें लेना है तो ये कितना आएगा 360 में से आप 30 माइनस करेंगे तो θ2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 330 डिग्री। बोलो होगी या नहीं होगी? तो आप जब ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करेंगे तो आप क्या करो, θ1 आपका क्या ले लो 60 डिग्री और θ2 ले लो आपको 330 डिग्री। अब आपको ध्यान होगा या तो ऐसे करो या फिर आपको सर ने बताया होगा, जैसे मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने भी आपको बताया हुआ है कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। अगर मैं एक सेंस अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, ये पॉजिटिव एंगल है, और अपोजिट सेंस अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो ये आपका नेगेटिव एंगल है, वही चीज है। तो आपने इसके इससे इससे जस्ट नीचे अपोजिट सेंस में θ2 को पॉजिटिव माना है। सुनो ध्यान से, आपने क्या क्या सेंस ली है θ2 के लिए, वो वाला एंगल क्राइटेरिया मत देखना जो आप पहले देख रहे हो। आपने क्या माना है इस बेसिक डेरिवेशन में कि अगर आप इसके नीचे से मूव कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज में तो एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इस सेंस इससे अगर मैं इस सेंस, जैसे आपने एंगल के लिए क्या क्या यूज किया, जैसे यहां पर कि अगर मैं यहां से, अगर मैं एंगल की बात करूं, अगर मैं यहां से ऐसे मूव कर रहा हूं तो एंगल पॉजिटिव, ठीक है। ये मैंने सेंस मानी हुई है कि अगर मैं तार से ऐसे मूव करता हूं पॉजिटिव, अगर मैं तार से ऐसे मूव करूंगा तो क्या होगा नेगेटिव। तो ये मेरी सेंस है जो मैंने मानी हुई। तो अब मैंने θ2 के लिए क्या सेंस मानी हुई है कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा नीचे ऐसे तो पॉजिटिव होगा, बट अब इस पॉइंट पर अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करता तो क्या लिया जाएगा नेगेटिव। तो आपको या तो 330 डिग्री कह लो या फिर या क्या ले लो, अब इस सेंस में क्या ले लो -30 डिग्री, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो θ1, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया कि जो वास्तव में जो θ2 होता है वो अपोजिट सेंस में लिया जाता है, तो बट ये यहां पर से अपोजिट सेंस में जब मैं लूंगा तो ये 330 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस अपोजिट सेंस के विपरीत जाता हूं तो क्या, तो एंगल के लिए जाएगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव एंगल होगा कितना, यहां से यहां तक के लिए -30। तो बेटा आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि θ1 और θ2 आपके अपोजिट सेंस में है तो एक को पॉजिटिव और एक को दोनों को पॉजिटिव लेना है। अगर दोनों सेम सेंस में है तो एक को पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव। अगर मैंने θ1 को पॉजिटिव लिया तो θ2 क्या लेना मुझे नेगेटिव, तो आप इसके लेंगे -30। तो आपका जो θ2 है वो क्या लिखा जाएगा -30। इस चीज का आप ध्यान रखना, क्लियर। तो यहां से अगर मैं ई परपेंडिकुलर निकालूं तो अब आपका ई परपेंडिकुलर क्या होगा, k λ/d साइन θ1, तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन θ2 -30 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं इसमें यूज करूं तो क्या आएगा, k λ/d cos θ2 कितना आपका -30 डिग्री माइनस कॉस θ1 कितना होगा 60 डिग्री। तो बेटा जब आप इसे करेंगे तो k λ/d, तो आप होता कॉस में नेगेटिव एंगल क्या होता है पॉजिटिव, जिससे आप cos 30 ही लिख सकते हो, और ये आपका माइनस cos 60 डिग्री। तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी, और जो डायरेक्शन आपकी यही आएगी। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र किधर होता है, नेट विद्युत क्षेत्र छोटे भाग की ओर, तो ये पूरा बड़े भाग है तो इसके लिए छोटा भाग क्या होगा, क्योंकि इस पूरे भाग का विद्युत क्षेत्र क्या आएगा कि नेट सेंस इधर आएगी तो एक डायरेक्शन इधर आएगी एक डायरेक्शन इधर, तो छोटा भाग, तो इसके लिए छोटा भाग क्या है नीचे की ओर माना जाए, क्योंकि ये बड़ा भाग है, इस लंबी दूरी से छोटा भाग क्या है नहीं, तो दिशा क्या होगी नीचे की ओर ई होगी। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यही क्वेश्चन मैं ले लेता हूं बेटा, और अब मैं पॉइंट, अगर ये जैसे ये वायर है आपका जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्बडा है, ठीक है, इस वायर को हमने आवेश दिया, आवेश समान रूप से फैल गया और इसका रैखिक आवेश घनत्व क्या लैम्बडा। अब अगर ये पॉइंट P अब यहां पर है, तो अब यहां से अगर मैं इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र निकालूं, अगर इस एंगल से ये वाला एंगल मुझे 30 दिया हुआ है और ये वाला एंगल मुझे, हाँ बेटा, तो इसमें जैसे मैं बता रहा था आपको कि अब देखो यहाँ पे ना आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ठीक है, ये वाला एंगल आपको 30 दिया, ये वाला एंगल आपको 60 दिया है, ये वाली दूरी मान लीजिए वही लंबा दूरी d है, और ये पॉइंट आपका P है, और आपसे कहा गया इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए।
तो बेटा कैसे करेंगे हम लोग, तो हमें ना ज्यादा सोचना नहीं है। आप ये देखो कि सेंस ऑफ रोटेशन क्या है। आप देख रहे हो कि बिंदु डी से जो शुरुआत वाला एंड है, इसकी भी जो जो सेंस ऑफ रोटेशन इस शुरुआत वाले एंड के लिए, वही सेंस ऑफ रोटेशन लास्ट वाले एंड के लिए है। तो शुरू और लास्ट दोनों के लिए सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों के लिए सेंस ऑफ रोटेशन सेम है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब मैंने बताया कि जब सेंस ऑफ रोटेशन सेम होती है तो एक एंगल को पॉजिटिव माना और एक एंगल को नेगेटिव माना, वो आपके ऊपर है, किसी को मान लो। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए मैंने θ1 को क्या मान लिया, पॉजिटिव। θ1 कितना हो गया मेरा 30 डिग्री। ठीक है, ये बड़े एंड से। और θ2 क्या हो गया मेरा, लोअर एंड से कितना हो गया 60। ठीक है, दोनों को क्या मानना है, पॉजिटिव। तो ये जब दोनों नहीं सॉरी जब सेंस ऑफ रोटेशन सेम होती तो एक एंगल को मानते क्या बेटा हम, पॉजिटिव, दूसरे को क्या मानते हैं, नेगेटिव। ये मैंने आपको बताया। तो एक को किसी एक को पॉजिटिव मान लो, θ1 को पॉजिटिव मानना हो तो θ2 क्या मानूंगा, नेगेटिव। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ई परपेंडिकुलर के लिए ये वाला फॉर्म लगाएंगे हम लोग। θ1 क्या लिख देंगे 30 डिग्री और θ2 क्या लिख देंगे -60 डिग्री। तो साइन में नेगेटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां पे क्या आएगा sin 30 माइनस sin 60। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने पर ई परपेंडिकुलर आ जाएगी। इसी तरीके से आप ई पैरेलल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, k लैम्बडा अपॉन डी cos θ2। θ2 क्या लेंगे आप -60 डिग्री। अब cos में नेगेटिव एंगल क्या होता है, पॉजिटिव। तो cos 60 माइनस cos 30 ये हो जाएगा। तो आप यहां से सॉल्व कर लेंगे। इस तरह सॉल्व करने पर आप ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का मान ज्ञात कर लेंगे बेटा, इतना हो जाएगा। अब देखो ये चीज करने के बाद जब ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का मान ज्ञात हो गया तो अब आपको ना सेंस, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये आपको कॉमन सेंस से निकालनी है। कि ई परपेंडिकुलर आपको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है वायर पे तो ई परपेंडिकुलर किधर होता है, बाहर की ओर। तो ई परपेंडिकुलर तो होगा आपका बाहर की ओर। और ई पैरेलल किधर होता है, ई पैरेलल होता है जिधर आवेश, जिधर छोटा भाग होता है। तो देखो किधर छोटा भाग है, तो इधर वाला भाग क्या आपका छोटा है, इधर वाला भाग क्या आपका छोटा है। तो जब इधर वाला भाग छोटा है तो ई पैरेलल किधर आएगा, ऊपर की ओर। तो ये आपको ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर की डायरेक्शन कॉमन सेंस निकालनी है। और जो वैल्यू आए उसका परिमाण आपको पॉजिटिव लेके लिख देना। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो बेटा ये सारी चीजें आप नोट कीजिए। अब इससे आगे हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसमें हम कुछ केस ले लेते हैं ना, कि जैसे इस तरह के केस हम बाद में भी देखेंगे। कि अगर मान लीजिए मैं केस लेता हूं, केस यदि आवेशित तार, यदि आवेशित तार अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई का है। ठीक है, जो आपका आवेशित तार वो कैसा है, अनंत लंबाई का, इनफाइनाइट लेंथ का है। तो क्या होगा बेटा, जैसे आप देख रहे हो ये आपका आवेशित तार हो गया। ठीक है, इसको हमने आवेश दिया। आवेश क्या, इस पूरे तार पर, अनंत लंबाई का तार है, इस पूरे तार पर समान रूप से फैल गया। अब इससे लंबवत कोई भी दूरी d है, चलो d ले लेते हैं, चलो r लेते हैं ना, r है। और इस r पर कोई पॉइंट p है। अब आपसे कहा गया इस पॉइंट p पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको बताएं कि इस पॉइंट p पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने घटक होंगे, 2 घटक होंगे। तो कौन कौन से बेटा, एक आपका ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर कितना होता है बेटा आपका, ई परपेंडिकुलर होता कितना, k लैम्बडा अपॉन r साइन θ1 प्लस साइन θ2। बोलो होता नहीं होता। और दूसरा कौन सा होगा, ई पैरेलल। ई पैरेलल क्या होता है बेटा आपका, ई पैरेलल होता है k लैम्बडा अपॉन r cos θ2 माइनस k cos θ1। क्लियर, ये होते हैं आपके ई परपेंडिकुलर, ये आ गया, और ई पैरेलल आपका ये आ गया। अब देखो बेटा इसमें, अब इसमें θ1 और θ2 क्या, ये आपका मेन है। अब एक चीज देखो, θ1 क्या है, इसे देखने के लिए आप क्या करो, आप चीटी बनकर इस पर बैठ जाओ। आप इस पर बैठ गए। अब जब आप इस पर बैठ गए तो अब वायर कैसा, इनफाइनाइट लेंथ का, अनंत लंबाई का। तो अनंत लंबाई का वायर है, तो इस अनंत लंबाई के वायर को देखने के लिए देखो, आप समझ ध्यान देख सोचो कि अगर मैं पॉइंट पी पर बैठ जाऊं और पॉइंट पी पर बैठकर, क्योंकि θ1 कहां से मापा जाता है, एक ऊपर वाले सिरे से θ1 मापा जाता है और नीचे वाले सिरे से
थीटा टू मापा जाता है, आप सबको पता है। तो अगर मैं पॉइंट पी पर बैठ जाऊं और पॉइंट पी पर बैठकर मैं क्या करूं, सबसे ऊपर वाले सिरे को देखूं, सबसे ऊपर वाले सिरे को देखूं, तो अगर मैं पॉइंट पी पर बैठकर सबसे ऊपर वाले सिरे को देखता हूं, तो बेटा मैं क्या करूंगा, अपनी गर्दन को ऐसे घुमाऊंगा, इस तरह मैं गर्दन घुमाता गया घुमाता गया घुमाता गया घुमाता गया घुमाता गया, और कब तक घुमा, और ठीक है, तो जब मैं घुमाता गया तो कितना घुमा सकता हूँ मैक्सिमम गर्दन को, अनंत, अगर वायर तो अनंत लंबाई का है, तो अनंत लंबाई के वायर को देखने के लिए देखो, शुरू में मेरी नजर किधर है, सामने, सुन ध्यान से देखना, शुरू में नजर सामने, फिर अनंत लंबाई का वायर है, तो जैसे तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी गर्दन को उठाते जा रहा हूँ, उठाते जा रहा हूँ, उठाते जा रहा हूँ, उठाते जा रहा हूँ, तो अनंत लंबाई के वायर को देखने के लिए मुझे अपनी गर्दन को कितना उठाना पड़ेगा, 90 डिग्री पर। तो इसका मतलब जो यहां से जो एंगल होगा ये वाला, क्योंकि इसको देखने के लिए जब मैं गर्दन को उठाऊंगा तो कितना उठाना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो जो इस जो बहुत देखो, आप एक चीज देखो, अगर ये छोटा वायर होता तो थीटा ये होता, और बड़ा होगा तो थीटा ये होगा, और बड़ा होगा तो थीटा ये होगा, तो आपका मैक्सिमम ये थीटा धीरे धीरे बढ़ के कितना हो सकता है, क्योंकि वायर तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा तो ये एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और मैक्सिमम कितना हो सकता है ये एंगल आपका, कितना हो सकता है, 90 डिग्री। तो इस केस में बेटा आपका जो ये वाला एंगल है थीटा, वो कितना हो गया आपका, थीटा वन, थीटा वन कितना हो गया, 90 डिग्री। बोलो होगा या नहीं होगा। अब थीटा टू ऐसे देखो, यहाँ पे थीटा टू देखने के लिए वही चीज कि मैं पॉइंट पी पर बैठ गया, और पॉइंट शुरू में नजर किधर है, सामने की ओर, अब पॉइंट पी पर मैं बैठ गया तो मुझे सबसे निचले वाला सिरा देखना है, तो इस सबसे निचले वाले सिरे को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, अपनी गर्दन को ऐसे घुमाना पड़ा घुमाना पड़ा घुमाना पड़ा। तो सबसे नीचे वाले सिरे को देखने के लिए मुझे अपनी गर्दन कितनी घुमानी पड़ रही है, क्योंकि अनंत लंबाई का है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती हुई जाएगी, वैसे वैसे इस पॉइंट पी से ये वाला एंगल क्या होता है, बढ़ता हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम ये एंगल कितना हो सकता है, मैक्सिमम ये एंगल कितना हो सकता है बेटा, पॉइंट पी के करस्पॉन्डिंग ये एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये एंगल कितना हो सकता है, ये वाला भी आपका 90 डिग्री। बोलो सेंस ऑफ रोटेशन सेम अलग है। देखो थीटा वन के लिए सेंस ऑफ रोटेशन ऊपर की ओर, थीटा टू के लिए सेंस ऑफ रोटेशन नीचे की ओर। इसमें सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, अपोजिट है, और जब सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट है तो दोनों एंगल को क्या मानते हैं हम, पॉजिटिव। तो इस केस में थीटा वन क्या होगा आपका, 90 डिग्री, और थीटा टू भी क्या होगा आपका, 90 डिग्री। जब थीटा वन जगह 90 रखोगे बेटा तो ई परपेंडिकुलर, ठीक है, ई परपेंडिकुलर आप कितना आएगा, ई परपेंडिकुलर आपका है कितना, के लैम्बडा अपॉन आर, करो जी, हाँ हाँ बेटा, तो आपका थीटा वन इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा टू भी कितना आ गया आपका, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर है आपको। तो देखो अगर मैं अब यहाँ से ई परपेंडिकुलर निकालूं, तो बेटा ई परपेंडिकुलर क्या हुआ, देखो यहाँ से के लैम्बडा डिवाइड बाई आर, थीटा मैंने क्या रख दिया, 90 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा टू जगह भी 90 डिग्री, और सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट है इसलिए दोनों एंगल पॉजिटिव लिए जाएंगे। तो ई परपेंडिकुलर आपको कितना आ गया, आप देख रहे हो साइन 91 और साइन 91, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो कितना आ गया, 2 के लैम्बडा अपॉन आर। अगर मैं यहाँ से ई पैरेलल निकालूं तो ई पैरेलल क्या होगा बेटा, के लैम्बडा अपॉन आर कॉस थीटा टू, तो कॉस 90 डिग्री माइनस में कॉस थीटा वन कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 कैंसिल हो क्या हो गया, 0। तो आपका ई पैरेलल क्या रह गया, 0। ठीक है, तो आप देख रहे हो बेटा कि यदि वायर, तो आपने क्या देखा कि यदि कोई वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, मतलब अनंत लंबाई का है, और जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्बडा है, लैम्बडा का हो या लैम्बडा कूलम पर मीटर का हो, है ना, और उससे लंबवत डी दूरी पर, ठीक है, उस तार से लंबवत डी दूरी पर कहीं भी कोई पॉइंट है, और उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र, तो उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र केवल किधर है, तार के लंबवत दिशा में होगा, जबकि तार की समान दिशा में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। और कितना होगा, 2 के कितना होगा बेटा आपका, ई परपेंडिकुलर कितना होगा, 2 के लैम्बडा अपॉन आर। तो आपको डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण लंबवत दूरी डी पर या लंबवत दूरी आर पर
विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, 2k लैम्बडा अपॉन आर। बेटा ये इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आप करेंगे स्कूलिंग में भी, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन है, बट इस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है ना अनंत लंबाई के कारण, वो आपका इस तरह नहीं है, वहां पर गाउस का नियम है। तो गाउस के नियम से आप स्कूलिंग में भी ये पूरा डेरिवेशन करेंगे, केवल कौन से केस का, अनंत लंबाई के तार का। तो आपको पता होना चाहिए अनंत लंबाई के तार का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के लंबवत में बाहर की ओर होती है और मान क्या होता है, 2k लैम्बडा अपॉन आर। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप नोट कीजिए। अब हम दूसरा केस लेते हैं। हाँ बेटा, सेकंड केस, यदि तार अनंत, यदि तार सेमी इनफाइनाइट, आप या तो ऐसे कहो फोर सेमी इनफाइनाइट वायर, फोर सेमी इनफाइनाइट वायर कहो, या ऐसे बोलो यदि बिंदु अनंत लंबाई के तार के किसी एक सिरे पर स्थित है। ठीक है, यदि बिंदु अनंत लंबाई के तार के किसी एक सिरे पर क्या है, स्थित है। जैसे मान लीजिए आपका जो ये आपका वायर है जो अनंत लंबाई का है, ठीक है, और इस तार के एक सिरे पर, मतलब आपको जो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है वो इस तार के एक सिरे, जैसे मान लीजिए ये वो सिरा है, ठीक है, इस सिरे पर तार के इस सिरे से लंबवत दूरी मान लीजिए डी है, इस लंबवत दूरी डी पर कोई ये बिंदु पी है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब तार की शुरुआत यहाँ से है और तार अनंत लंबाई का, तो इसे या तो आप सेमी इनफाइनाइट वायर कह लो या हिंदी में इस तरह कह लो कि अनंत लंबाई के तार के एक सिरे पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। और इस तार को हमें इनका धनावेश दिया गया है और इसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्बडा कूलम पर मीटर है। मतलब 1 मीटर आवेश लंबाई पर कितना आवेश है, लैम्बडा कूलम आवेश स्थित है। तो बेटा अब देखो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी, तो मैं क्या कहूंगा, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र दो दिशा में होगा, एक आपका तार के लंबवत से ई परपेंडिकुलर नाम देंगे और एक तार के समांतर से ई पैरेलल नाम देंगे। अब इस केस में मेन रोल है थीटा 1 और थीटा 2। देखो थीटा 1 क्या होता है, आपको बताया कि ऊपरी वाले सिरे से पॉइंट पी पे बना एंगल तो थीटा 1 है और निचले वाले सिरे से पॉइंट पी बना एंगल थीटा 2 है। तो अगर बेटा मैं थीटा 1 देखूं तो एक चीज़ देखो, अगर मैं पॉइंट पी पर बैठ जाऊं और पॉइंट पी पर बैठकर अगर मैं अपनी गर्दन को ऊपर उठाते जाऊं तो आपको बता कि अनंत लंबाई के तार को देखने के लिए अपनी गर्दन को मैक्सिमम मुझे कितना उठाना पड़ेगा। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ से अगर मैं इस तरह से मिलाता जाता हूँ तो एंगल लगातार बढ़ता जाएगा, तो अनंत लंबाई के लिए एंगल मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस तरह का हो जाएगा। तो अनंत लंबाई के तार के लिए ये वाली लाइन जो मिलान वाली लाइन इस तरह की होगी यहाँ पर। तो आपका जो थीटा 1 है ये कितना आ गया, 90 डिग्री। जबकि निचले सिरे को देखने के लिए अगर मैं बिंदु पी पर बैठ निचले सिरे को देखूं तो मुझे अपनी गर्दन घुमानी ही नहीं पड़ती, क्योंकि निचला सिरा जस्ट इसके सामने है। तो थीटा 2 कितना हो गया आपका, 0 डिग्री। तो आप कह सकते हो इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में थीटा 1 कितना आपका 90 डिग्री और थीटा 2 कितना होगा आपका 0 डिग्री। क्लियर। तो आपका जो ई परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ई परपेंडिकुलर कितना आ गया बेटा, के लैम्बडा अपॉन आर, आर की जगह क्या लिख दो यहाँ पे डी, साइन थीटा 1, थीटा 1 कितना आपका 90 डिग्री प्लस साइन थीटा 2 कितना आपका 0 डिग्री। तो ये कितना आ गया, ई परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका, के लैम्बडा अपॉन, चलो आर ही मान लेते हैं ना, दूरी थोड़ी सा हमने आर वर्ड यूज किया, तो के लैम्बडा अपॉन आर और साइन नंबर 1 और ये 0, तो कितना आ गया के लैम्बडा अपॉन आर। ठीक है, यदि मैं ई पैरेलल निकालूं,
ई पैरेलल इधर निकाल लेता हूँ, चलो ई पैरेलल, तो ई पैरेलल कितना होगा बेटा, के लैम्बडा अपॉन आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, तो थीटा टू कितना होगा 0 कॉस 0 माइनस कॉस थीटा वन कितना कॉस 90 डिग्री, ठीक है ये आएगा। तो यहाँ से ये कितना आ गया, ई इक्वल टू के लैम्बडा अपॉन आर कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 कॉस 90 0, तो ई पैरेलल का मान भी कितना आ गया आपका, के लैम्बडा अपॉन आर, तो ई पैरेलल भी आपका कितना हो गया, के लैम्बडा अपॉन आर, ठीक है। तो आप कहेंगे इस पॉइंट पर दोनों विद्युत क्षेत्र होंगे, ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर कितना आएगा, के लैम्बडा अपॉन आर, और ई पैरेलल कितना आएगा, के लैम्बडा अपॉन आर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लियर होगा। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, तो ये सारा कुछ नोट कर लेना आप। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि इस वाली स्थिति में जब वायर सेमी इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है, जब मतलब वायर अनंत लंबाई का बट बिंदु पी एक सिरे पर है, तो इस पॉइंट पर इधर भी विद्युत क्षेत्र आपका, ठीक है, इधर भी विद्युत क्षेत्र होगा और इधर भी विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये वाला विद्युत क्षेत्र आपका ई परपेंडिकुलर वाला होगा, और ये वाला विद्युत क्षेत्र आपका ई पैरेलल होगा। दोनों का परिमाण समान है, तो जो नेट विद्युत क्षेत्र होगा वो इधर होगा, ई नेट, और ये कितना आएगा, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का स्क्वायर, तो ई परपेंडिकुलर कितना आपका, के लैम्बडा अपॉन आर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल कितना आपका, पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो दो बार है, तो ये कितना जाएगा आपका √2 के लैम्बडा डिवाइड बाई आर, तो ये आपका ई नेट आ गया। तो ई नेट कितना, नेट विद्युत क्षेत्र कितना आपका √2 के लैम्बडा अपॉन आर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सेमी इनफाइनाइट वायर का पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र दिशा ये होगी, और वैल्यू कितनी होगी √2 के लैम्बडा अपॉन आर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप नोट कीजिए। हाँ बेटा, आगे हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि दो अनंत लंबाई के वायर हैं, तो ये वायर भी इनफाइनाइट लेंथ का है और ये वायर भी इनफाइनाइट लेंथ का है, और ये बिंदु इसका मूल बिंदु है। तो आपको एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट A, हैं, ठीक है, और इसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर है, इसका रैखिक आवेश घनत्व भी, ठीक है। आपको आवेश नहीं दे, मतलब आपको बताया हुआ कि इस तार पर जो आवेश हो कितना है लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर, और इस तार पर जो आवेश कितना है लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। आपसे कहा गया कि इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो अब देखो इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो बेटा आपको बताया कि एक सेमी या एक वायर के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र दो दिशाओं में होता है, ठीक है ना, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ बेटा, तो देखो इस पॉइंट पर देखो, ये पॉइंट P यहाँ पर है इस वायर के लिए। तो अगर मैं इस वायर के लिए देखूं, अगर मैं इसको मिलाऊं यहाँ पर, तो देखो बेटा ध्यान से, तो ये देखो ये लंबाई कितनी है A, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट कितने A, तो इसका मतलब क्या है ये वाली लंबाई भी A और ये वाली लंबाई भी A, बोलो है या नहीं। तो जब ये लंबाई A तो ये लंबाई भी आपकी A, तो देखो ये लंबाई जब A है
तो ये ए और ये ए, तो ये कितना एंगल होगा आपका 45 डिग्री, और ये वाला भी कितना होगा 45 डिग्री। तो अगर मैं मान लीजिए इसे मैं देता हूं वायर 1 नाम और इसमें देता हूं वायर 2 नाम, तो वायर 1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, वायर 1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो बेटा देखते हैं वायर 1 का बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो देखो इधर, अब एक चीज देखो बेटा, ये वायर 1 है, तो वायर 1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र दो दिशा में होगा, एक तो ई परपेंडिकुलर और दूसरा ई पैरेलल। अब आपको बताया किसी पॉइंट में विद्युत क्षेत्र तो कम छोटे वाले भाग की ओर, तो छोटे वाला भाग ये है इधर की ओर ई पैरेलल। बोलो होगा या नहीं होगा। अब इसी तरीके से अगर मैं इस वायर कान देखूं तो ये वायर इस पॉइंट पर है, तो इस वायर कान इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, अब इसको हटा देता हूं मैं, कोऑर्डिनेट तो आप सबको पता है। इस वायर के कारण इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस वायर का विद्युत क्षेत्र इस तार के लंब दो होंगे, एक इस तार के लंबवत और एक इस तार के समांतर। तो इस तार के लंबवत ये ई पैरेलल 1 के कारण है, ई पैरेलल फर्स्ट, और ये ई पैरेलल फर्स्ट। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर सेकंड के कारण, और दूसरा क्या होगा ई पैरेलल। और आपको पता है ई पैरेलल किधर होता है, छोटे भाग की ओर। तो इस वायर के लिए छोटा वाला भाग किधर है, ये, तो इसकी ओर होगा। तो ये आपका ठीक है ना, ई पैरेलल सेकंड के कारण। क्लियर। तो अब इस पॉइंट पी पर नेट विद्युत क्षेत्र क्या होगा आप निकाल सकते हो। तो अगर मैं ई परपेंडिकुलर फर्स्ट का निकालूं, तो ई परपेंड, तो बेटा वायर 1 के लिए बात करूं मैं, वायर 1 के लिए देखो, आप वायर 1 के लिए देख रहे हो कि एक एंगल तो ऐसे होगा, ये एंगल भी कितना होगा 45, और एक अगर ये वायर अनंत लंबाई का है तो ये वाला एंगल कितना होगा इसके लिए 90 डिग्री। तो वायर 1 के लिए थीटा 1 कितना होगा या 90 डिग्री। क्योंकि अगर मैं पॉइंट इस पॉइंट पर बैठ जाऊं और वायर 1 को देखूं तो ऊपरी वाले सिरे अनंत लंबाई का है, तो इस सिरे को देखने के लिए मुझे अपनी गर्दन कितना घुमाना पड़ा 90 डिग्री, तो थीटा 1 90 डिग्री। और नीचे वाले सिरे को देखने के लिए मुझे अपनी गर्दन कितनी घुमानी पड़ी 45 डिग्री। और सेंस ऑफ रोटेशन क्या अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या हुआ एंगल पॉजिटिव लेंगे हम दोनों। तो थीटा 1 90 डिग्री, थीटा 2 आपका 45 डिग्री। तो यहाँ से ई परपेंडिकुलर कितना आ गया, ई परपेंडिकुलर आ गया आपका के लैम्बडा अपॉन आर साइन थीटा 1 साइन 90 प्लस साइन थीटा 2 साइन 45 डिग्री। तो ई परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी आ गई आपकी, के लैम्बडा अपॉन आर 1 प्लस 1/√2। ये किसके लिए, वायर 1 के लिए। ई पैरेलल की वैल्यू भी देखो बेटा, ई पैरेलल क्या होगा वायर 1 के लिए, के लैम्बडा अपॉन आर कॉस थीटा 2, तो कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस थीटा 1 कॉस 90 डिग्री, कॉस 45 आपको 1/√2 और कॉस 90 0। तो ई पैरेलल वायर फर्स्ट के लिए कितना है, के लैम्बडा अपॉन आर इंटू 1/√2 माइनस 0। तो ई पैरेलल फर्स्ट के लिए कितनी आ गई, के लैम्बडा अपॉन √2 आर। क्लियर। ये वायर 1 के लिए है। अब हम बात करेंगे वायर सेकंड के लिए, इधर कर देता हूं।
जो आप वायर सेकंड के लिए कर देते हैं, वायर सेकंड के लिए अगर मैं देखूँ बेटा, तो अब मेरा पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पर अगर मैं इस सिरे को देखूँ, इस पॉइंट पी पर बैठ कर इस सिरे को देखूँ, तो इस सिरे को मिलाने के लिए लंबा दूरी है, तो ये वाला एंगल, और इस सिरे को देखने के लिए मुझे कितना, ये अनंत लंबाई का, तो कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक एंगल आपका मान लिया थीटा 1 कितना आपका 45 डिग्री, तो थीटा 2 कितना होगा आपका 90 डिग्री। सेम यही कंडीशन आ गई इसमें भी, तो ई परपेंडिकुलर इसका भी क्या होगा सेकंड के लिए, ई परपेंडिकुलर कितना होगा, ई परपेंडिकुलर सेकंड का कितना होगा, जो इसका ई परपेंडिकुलर फर्स्ट के लिए कितना आएगा के लैम्बडा अपॉन आर 1+1/√2, और ई पैरेलल सेकंड के लिए भी इतना ही आएगा क्योंकि एंगल सेम है, कितना आएगा के लैम्बडा अपॉन √2r। अब एक चीज देखते हैं कौन कैंसिल होता है कौन नहीं। देखो ये ई परपेंडिकुलर और ये ई पैरेलल है, तो नेट अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट देखूँ, जैसे ये वायर है, सेमी इनफाइनाइट के वायर है, तो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पी पर नेट विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई परपेंडिकुलर कितना है के लैम्बडा अपॉन आर 1+1/√2, और ई पैरेलल सेकंड कितना है के लैम्बडा अपॉन आर √2r। दिशा अलग है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो नेट विद्युत क्षेत्र किधर आएगा इस पॉइंट पर आगे की ओर, इसे मैं ई एक्स कह लेता हूं, ठीक है। तो ई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, अगर मैं इतने में से के लैम्बडा अपॉन आर प्लस के लैम्बडा अपॉन √2r में से के लैम्बडा अपॉन √2r घटा देता हूं, तो के लैम्बडा अपॉन आर रह जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी के लैम्बडा अपॉन आर सॉल्व करने पर। क्लियर। इस तरीके से अगर मैं ई परपेंडिकुलर सेकंड का कितना है, ई परपेंडिकुलर सेकंड का इतना है, सॉरी ई परपेंडिकुलर सेकंड का निकाला है ना हमने, ये रहा, और ई पैरेलल फर्स्ट का, ई पैरेलल फर्स्ट का क्या है, ई पैरेलल फर्स्ट का ये है, ठीक है ना। अगर मैं ये माइनस करूँ, देखो वही वैल्यू है ना, अगर मैं ई परपेंडिकुलर फर्स्ट में से ये वाला माइनस किया तब तो ये रह गया, और इस तरह ये माइनस करता हूँ तो क्या रहेगा, ई परपेंडिकुलर की ओर नेट वैल्यू क्या आएगी वही दोबारा से, इसे मैं ई वाई कहता हूँ के लैम्बडा अपॉन आर ई आएगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसमें से ई परपेंडिकुलर 2 में से के लैम्बडा अपॉन आर 1+1/√2 में से अगर मैं ये वाला माइनस करूंगा के लैम्बडा अपॉन √2r, तो कितना रह जाएगा आपका, ये वाला तो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, के लैम्बडा अपॉन आर रह जाएगा ना। तो अब जो नेट विद्युत क्षेत्र है इन दोनों का रिजल्टेंट वो आप निकाल सकते हो, ये वाला होगा, और जो कितना आएगा सॉल्व करने पर, तो इस केस में ई नेट कितना आ गया, नेट विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा √2 के लैम्बडा अपॉन आर, आर जा कितना ले लो आप, लंबा दूरी कितनी आपकी ए, तो ये ए, ठीक है ना, लंबा दूरी आपकी ए है तो ए लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह नोट करना है, नोट कीजिए बेटा यहाँ पर। ये देख लेता हूँ वीडियो अपलोड हो रही है या नहीं चल रही, नहीं चल रही, चल रही है, चलो। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक वर्ग है जो 4 तारों से मिलकर बनाया गया है, ठीक है, और प्रत्येक को तार को आवेश दिया गया कितना लैम्बडा कूलाम पर मीटर, प्रत्येक तार पर आवेश घनत्व कितना है, रैखिक आवेश घनत्व लैम्बडा कूलाम पर मीटर। तो अब हमसे कहा गया कि इसका जो केंद्र है, इसके वर्ग की भुजा की लंबाई ए है, ठीक है, इसके सेंटर वाले पॉइंट पर या इसके सेंटर पर, सेंटर वाला पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस वायर के कारण भी होगा, इस वाले वायर के कारण भी होगा, इस वाले वायर के कारण, और इस वाले, चारों वायर के कारण इस पॉइंट पी पर क्या होगा विद्युत क्षेत्र होगा। तो यदि मैं पॉइंट पी पर
नेट विद्युत क्षेत्र निकालो, तो क्या होगा, इस वाले वायर का देखो, ठीक है, तो मैंने इनको मिला दिया, तो लंबवत दूरी लेते हैं ना फॉर्मूले में, ये वाला मिला। तो अब एक चीज देखो, ये एंगल कितना होगा आपका, क्योंकि आप पता है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काट, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, और ये वाला कितना होगा 45 डिग्री। बोलो होगा या नहीं होगा? तो 45 डिग्री होगा। तो अब इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, अगर मैं देखूं यहां पर, ऐसे ही सभी का एंगल सेम होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बीच वाला पॉइंट है अगर हम देखें तो, और आपको ठीक है, तो इस बीच वाले पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा ना, वो अगर मैं जैसे ई पैरेलल, आपका ई परपेंडिकुलर क्या होगा, ई परपेंडिकुलर तो होगा के लैम्बडा अपॉन आर साइन 45 डिग्री, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन 45 डिग्री, ठीक है ना। और ई पैरेलल क्या होगा, ई पैरेलल होगा के लैम्बडा अपॉन आर, क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट है, तो दोनों एंगल पॉजिटिव ले जाएंगे, के लैम्बडा अपॉन आर कॉस थीटा 2 कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस थीटा 1 45 डिग्री। तो देखो आप ये मिड पॉइंट हो गया इस बार के लिए, तो इसलिए ये वाला विद्युत क्षेत्र तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, ई पैरेलल कितना हो गया 0, और केवल ई परपेंडिकुलर रहेगा, और ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, के लैम्बडा अपॉन आर जो भी है 1/√2 प्लस 1/√2 रहेगी, नहीं रहेगी बेटा? तो ये वाली वैल्यू रहेगी यहाँ पर। तो अब देखो इस वायर का अगर हम देखें, तो इस वायर का नेट विद्युत क्षेत्र किधर है, नीचे की ओर, और कितने मान का है, जो भी है ये वायर 1 कारण है, तो E1, ये वायर 2 मान लीजिए, 2 कारण किधर होगा, लंबवत दिशा में, क्योंकि एंगल तो सब सेम है, सब चीज सेम है, तो E2 इधर होगा। ये वायर 3 कारण किधर होगा, इधर की ओर होगा, E3, और वायर 4 कारण किधर होगा, इसके लंबवत बाहर इधर की ओर होगा, E4। अब देखो चारों विद्युत क्षेत्रों का मान समान हो, क्योंकि थीटा ये वाली दूरी सेम होगी लंबवत दूरी, और थीटा 1 और थीटा 2 एंगल 45 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऐसा होगा, जब ये चारों विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान होंगे, तो ये वाला विद्युत क्षेत्र इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला विद्युत क्षेत्र इससे कैंसिल हो जाएगा। तो पॉइंट पी पर जो नेट विद्युत क्षेत्र है वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा बेटा, यहां तक आप नोट कीजिए, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड ऐसे वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इस तरीके से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो हम एक आगे एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो बेटा इधर आगे हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया है एक अनंत लंबाई का एक तार है, ठीक है, एक अनंत लंबाई का तार है, इस तार से R1 दूरी पर कोई आवेश Q रखा हुआ है, इसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्बडा है, और इस Q आवेश को जस्ट रिलीज किया था, रिलीज मतलब छोड़ा जाता है, रिलीज कर दिया मतलब स्वतंत्र कर दिया, इसे फ्री कर दिया, किसी बंधा वो नहीं है। तो अब आपको बताया कि ये वाला जो वायर है अपने चारों ओर क्या पता करेगा, एक विद्युत क्षेत्र पता करेगा, और इसके विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा हुआ उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो जैसे मैं इस आवेश Q1 को Q को रिलीज करूंगा, मतलब जस्ट छोड़ूंगा यहाँ से, तो ये आवेश प्रतिकर्षित होगा, इस लाइन के अनुदिश से प्रतिकर्षित होगा, और प्रतिकर्षित होकर ये चलता रहेगा लगातार। मैंने कहा जब ये शुरू में कितनी दूरी पर है, इस वायर से R1 दूरी पर है। अब मैं कह रहा हूं जब ये आवेश इस वायर से किसी R2 दूरी पर आ जाए, तो इस पॉइंट P पर इस आवेश का वेग क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आया, ठीक है। ये अनंत लंबाई का तार है जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्बडा है, इस तार से लंबवत R1 दूरी पर कोई Q आवेश अभी रखा हुआ जो विराम स्थिति में है, ऐसे में जिसको पकड़े हुए है, हमने जस्ट इसको रिलीज किया, छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ेंगे तो ये आवेश इस वायर के विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा, प्रतिकर्ष होगा, प्रतिकर्ष होकर ये आगे की ओर भागेगा, अभी भागता रहेगा, लगातार भागता रहेगा। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जब ये कहां पर तार से R2 दूरी पर है, ये आपको निकालना। तो देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, हम दो टाइप से कर सकते हैं। अब जो दूसरी टाइप है वो
स्थितिज ऊर्जा पर आधारित है। जब मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट दूंगा और एनर्जी कंजर्वेशन जब हम लगाएंगे तो वहां से एनर्जी कंजर्वेशन से, क्योंकि कोई ठीक है असंरक्षित बल नहीं लग रहा है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी आपने सीखी तो है नहीं, तो उस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन 2 लाइन में हो जाएगा। बट इसका जो अगर अब यहाँ पर मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट तो अब सिखाया नहीं है, अब जो बेसिक तरीका है उसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो इधर, तो बेटा मैंने क्या कहा, जब ये वायर एस चलता रहा तो मैं किसी समय ये किसी पॉइंट पी पर पहुंच गया। ठीक है, किसी समय ये किसी पॉइंट पी पर पहुंच गया और इस पॉइंट पी की दूरी कितनी है, एक्स। इस पॉइंट पी की दूरी कितनी है, एक्स। तो अब जब ये आवेश पॉइंट पी पर पहुंचा तो पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस वायर का कारण कितना विद्युत क्षेत्र होगा, के क्या होता, अनंत लंबाई के तार कारण, आपको मैंने फॉर्मूला कहा जरूर याद होना चाहिए, अनंत लंबाई के तार कारण किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तार के लंबवत और बाहर की ओर, अगर आवेश पॉजिटिव है तो। ठीक है ना, और कितना होता है 2k लैम्बडा अपॉन आर, तो 2k लैम्बडा अपॉन आर, आर कितना आपका x। ठीक है, तो 2k लैम्बडा अपॉन x होगा इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र। तो इस पर बल कितना लगेगा, बल F क्या होता है बेटा, अगर कोई आवेश विद्युत क्षेत्र रखा तो बल क्या होता है, Q इंटू ई, तो Q इंटू ई पी पॉइंट पर बल कितना लगेगा, इस आवेश पर कितना बल लगेगा इस समय। भाई आपको पता है कि आपको यहां पर वेग निकालना है, तो यहां पर वेग निकालने के लिए आपको पता है कि यहां पर देखो, यहां पर वेग कितना, 0, यहां पर वेग क्या ये निकालना है। तो अगर मुझे इसका त्वरण पता चल जाए तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकता हूँ, या अपना जो बेसिक फॉर्मूला इक्वल डी वी अपॉन डी टी लगा के, या डी वी अपॉन डी वी आर जो भी लगा के मैं क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ। तो मुझे, क्योंकि किसी x दूरी पर पहले मैं फोर्स निकाल लूंगा, फिर उसका त्वरण निकाल लूंगा, और त्वरण निकाल के फिर इस क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। तो अब इस पॉइंट पर बल क्या लगेगा बेटा, बल कितना हुआ, Q ई पी कितना आपका 2, तो 2k लैम्बडा Q अपॉन x, ये बल लगेगा। ठीक है, अब इसका त्वरण क्या होगा, त्वरण अगर इस आवेश का द्रव्यमान आपको m दिया है, अगर इस आवेश का द्रव्यमान m है तो इसका त्वरण क्या होगा, 2k लैम्बडा Q बटे x, F बटे m होता ना, इंटू m, ये त्वरण आ गया इसका। अब आपको पता है कि ये त्वरण वेरिएबल है या नियत है, देखो एक्चुअल में 2 नियत है, k नियत है, लैम्बडा नियत है, q नियत है, m नियत है, बट x क्या वेरिएबल, क्योंकि अलग अलग x पर, जब x की वैल्यू r1 है तो a की वैल्यू कुछ अलग है, जब x की वैल्यू जब p पर होगा तो x की वैल्यू कुछ अलग है, जब ये यहाँ पर होगा तो x की वैल्यू क्या होगा, अलग, क्योंकि x आपका कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे x कांस्टेंट नहीं है, तो a क्या आपका एक्सेलरेशन आपका क्या है, वेरिएबल, मतलब परिवर्तित एक्सेलरेशन है। और बेटा जब आप होता है, जब एक्सेलरेशन किसी पिंड का वेरिएबल होता है तो हम गति के समीकरण अप्लाई नहीं कर सकते, तो वहां पर वेरिएबल टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, जब ए वेरिएबल है तो उस टाइप की प्रॉब्लम मैंने आपको सिखाई हुई है। ठीक है, तो अब ए वेरिएबल है यहाँ पर, तो अब मैं किस निकालूं, जब ए वेरिएबल तो आपको ए एक्स रिलेशन दिया है और आपको वी एक्स रिलेशन निकालना, तो ए एक्स से वी एक्स जाने के लिए आप क्या करो, ए क्या होता आपका, ए होता वी डी वी अपॉन डी एक्स कह लो या डी आर कह लो, है ना, वी डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू क्या होगा, या डी एक्स कह लो, कोई परेशान नहीं है, ए इक्वल टू क्या, वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या गया, 2k लैम्बडा Q अपॉन एक्स एम। तो वी डी वी कितना आ गया, 2k लैम्बडा Q अपॉन एक्स एम इंटू डी एक्स। ठीक है, अब छोटे बड़ा करने के लिए क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन, तो और इंटीग्रेटिंग क्या आ गया, वी डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2k लैम्बडा एक्स एम Q इंटू डी एक्स। क्लियर, अब देखो आपको निकालना है यहां पर, अब देखो आप एक्स की लिमिट लगाओ कि शुरू में जब x की वैल्यू कितनी है r1, तो इसका वेग कितना इस पॉइंट पर रिलीज किया गया, जस्ट वेग कितना होगा 0, तो एट x इक्वल टू r1 v की वैल्यू क्या है 0, और आपको वेग कहाँ निकालना है, यहाँ पर जब x की वैल्यू कितनी r2, तो मैं कह रहा हूँ एट x इक्वल टू r2 वेग की वैल्यू कितनी v, जस्ट इसे सॉल्व करो, इधर इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ, वी डी वी, तो वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी स्क्वायर बाई 2 लिमिट
0 से v इक्वल टू, इसमें बेटा क्या मान निकालो आप, x को छोड़ के बाकी सब चीज कांस्टेंट है, जब बाहर निकाल लो तो 2 k लैम्बडा क्यू अपॉन m और इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स, लिमिट r1 से r2, 2 k लैम्बडा क्यू अपॉन m, लिमिट dx बाई एक्स। तो यहां से क्या गया बेटा, v स्क्वायर बाई 2 माइनस के 0 इक्वल टू क्या गया, 2 k लैम्बडा क्यू अपॉन m, dx का कंडीशन क्या होगा, डी 1 अपॉन एक्स कंडीशन क्या होता है, लॉग एक्स, तो क्या होगा नेचुरल लॉग एक्स, लिमिट r1 से r2। तो यहां से v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2 k लैम्बडा क्यू अपॉन m, लिमिट लगाएंगे नेचुरल लॉग r2 माइनस नेचुरल लॉग r1, ठीक है। और लॉग a माइनस लॉग भी क्या होता है, लॉग a बटे v, तो v स्क्वायर बाई 2 k लैम्बडा क्यू डिवाइड बाई m, नेचुरल लॉग r2 डिवाइड बाई r1। तो 2 इधर चले जाएगा, 4 आ जाएगा, तो v स्क्वायर कितना आ गया आपका, फाइनली आंसर इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो v स्क्वायर कितना आ गया आपका, इधर चला गया 4 k लैम्बडा क्यू अपॉन m, नेचुरल लॉग r2 डिवाइड बाई r1, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, अंडर रूट 4 k लैम्बडा क्यू अपॉन m, नेचुरल लॉग r2 बाई r1। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो खुद देख लेना, ठीक है। प्रोसीजर ये है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, वेलोसिटी आ गई आपकी, ठीक है, वो एट पॉइंट किसी r2 दूरी पर जो वेलोसिटी होगी वो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। क्लियर भैया? तो यहां तक कि सभी चीजें आप नोट कीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो इस टाइप पर बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, और ठीक है आपकी, फिर हम अगली टाइप अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो चलो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। आपको क्वेश्चन दिया, एक वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है। इसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्बडा कूलम पर मीटर है। इस वायर से लंबवत r दूरी पर कोई पॉइंट है जिस पर एक आवेश, ठीक है, इस पॉइंट पर कोई पिंड है जिस पर q आवेश और जिसका द्रव्यमान कितना m, ठीक है। इस तार से लंबवत r दूरी पर कोई पिंड है जिस पर ये q आवेश और इसका द्रव्यमान m है। अब क्वेश्चन ये, पिंड किसमें, साम्यावस्था में। यदि पिंड साम्यावस्था में है, अब देखो मैं इस क्वेश्चन के साथ SHM और ऐड कर देता हूं, है ना। यदि पिंड साम्यावस्था में है, वह साम्यावस्था में है, तो पिंड को जरा सा विस्थापित करने पर, पिंड का दोलनकाल क्या होगा, पिंड का दोलनकाल या आवर्तकाल क्या होगा, दोलनकाल क्या होगा। क्योंकि आप बताइए साम्यावस्था स्थिति से अगर हम पिंड को डिस्टर्ब करते हैं और उस पर लगने वाला बल इस नेचर का है कि वो वापस
उसी जगह लाने का प्रयास करता है तो वो पिंड क्या करता है, एसएचएम करता है। तो अगर ये एसएचएम कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आपको पता है कि यहां पर ये पिंड किसमें, साम्यावस्था में है। तो अगर ये पिंड साम्यावस्था स्थिति में है तो इस पिंड पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये साम्यावस्था स्थिति में है, तो इस पिंड पर कौन कौन बल लगेंगे। एक तो इसका भार होगा mg नीचे की ओर, बोलो होगा नहीं होगा, जो इसको नीचे लाएगा। और एक इस पिंड पर क्या होगा, ऊपर की ओर बल लगेगा, क्योंकि ये जो आवेश है ये इस तार के विद्युत क्षेत्र में रखा है और तार अनंत लंबाई का, तो अनंत लंबाई के तार का विद्युत क्षेत्र की कारण विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होती है, तार के लंबवत और बाहर की ओर, बोलो होती नहीं होती। तो इस पर बल लगेगा बाहर की ओर, कितना लगेगा QE, तो इस पर बल कितना लगेगा QE, एक बल इधर लगेगा QE। अगर साम्यावस्था में है तो मैं बोलूंगा साम्यावस्था में, ये आपको दिया हुआ कि ये साम्यावस्था में है, तो साम्यावस्था में क्या होगा बेटा, ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला बल, तो QE बराबर क्या होगा, mg होगा। और QE की वैल्यू क्या आपकी 2 k लैम्बडा अपॉन r इक्वल टू क्या आपका mg। तो आप कह सकते हो दिस इम्प्लाइज 2 k लैम्बडा q डिवाइड बाई r इक्वल टू क्या mg। ये जो है, अब आपको पता है मुझे इसका दोलनकाल निकालना है। तो दोलनकाल निकालने के क्या स्टेप होते हैं, आप सबको पता है कि दोलनकाल निकालने के क्या स्टेप है। दोलनकाल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई पहले सबसे पहला स्टेप होता है हमें साम्यावस्था स्थिति कैलकुलेट करना, जो आपने कर लिए, साम्यावस्था स्थिति आपने कैलकुलेट कर लिए। सेकंड स्टेप होता है साम्यावस्था स्थिति पर बल की इक्वेशन निकाल, मतलब जो इक्वेशन है मतलब इक्विलिब्रियम स्थिति रख देना, डेरिवेशन निकाल लेना। साम्यावस्था स्थिति पर जो रिलेशन है वो निकाल लिया। फिर अगला स्टेप क्या होता है, साम्यावस्था स्थिति से जरा सा x विस्थापित करना। तो बेटा मैंने इसको क्या किया, इस आवेश को जरा सा x विस्थापित कर दिया। ठीक है, अब आपको दिखाने के लिए मैं इधर बना देता हूं, मैंने इस आवेश को जरा सा x विस्थापित कर दिया। चलो ये विस्थापित कर दिया x। जब मैं जरा सा x विस्थापित करूंगा, ठीक है, तो x विस्थापित करने के बाद इस पर कौन कौन से बल लगेंगे, एक तो नीचे की ओर तो mg ही होगा, और ऊपर की ओर क्या होगा, Fe विद्युत बल। ऊपर की ओर Fe बल होगा, नीचे की ओर ठीक है, ऊपर की ओर Fe होगा, नीचे की ओर क्या होगा, mg होगा। अब एक चीज देखो बेटा, क्योंकि जो Fe बल है जैसे जैसे हम दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, Fe बल बढ़ता जाएगा घटता जाएगा। सोचो ध्यान से, तो भाई क्योंकि आप बताए जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे आर का मान बढ़ते हो जाएगा, आर का मान बढ़ने के कारण ये वैल्यू विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, घटता हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र का मान घटता जाएगा तो बल का मान घटता जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर जाने पर Fe छोटा हो जाएगा और mg तो उतना ही है। तो अब देखो नेट बल किधर लगेगा, अब नीचे की ओर, तो नीचे की ओर लगने का मतलब क्या कि ये वाला बल इसे वापस इक्विलिब्रियम पे लाने का प्रयास कर रहा नहीं कर रहा, कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमने कहा वो है। तो अब आप कहेंगे कि इस वाले x जरा सा x विस्थापित करने पर अगर मैं इसकी फोर्स की इक्वेशन निकालूं तो अब एफ नेट क्या लगेगा इस पर, ठीक है, जरा सा x विस्थापित करने पर। इस तरह क्वेश्चन आपने एसएचएम में किए हुए, क्या होगा, फोर्स क्या लगेगा mg माइनस के Fe। अब एफ नेट क्या होगा, mg माइ Fe कितना आपका, Fe होगा आपका q इंटू ई कितना आपका 2k लैम्बडा अपॉन r, बट यहां पे r कितना, r प्लस एक्स, r प्लस एक्स ये होगा। अब mg की वैल्यू कितनी है, ये वाली आप यहां पे नोट कर लिख दो। तो एफ नेट कितना लगा, एफ नेट कितना होगा आपका, ठीक है। तो एक्चुअल में ना ये मुझे एफ ई माइनस एम जी लिखना चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये वाली दिशा पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो एफ नेट मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव, मैंने विस्थापित किया उधर पॉजिटिव, तो एफ ई माइनस के एम जी। तो एफ नेट कितना हो गया आपका, एफ ई कितना आपका, एफ ई होगा क्यू इंटू ई कितना आपका 2k लैम्बडा अपॉन आर प्लस एक्स माइनस के एम जी कितना आपका, यहां पर रख दो वैल्यू 2k लैम्बडा क्यू अपॉन आर। तो यहां से एफ नेट कितना आ गया आपका 2k लैम्बडा क्यू
डिवाइड बाई आर प्लस एक्स माइनस 2k लैम्बडा क्यू अपॉन आर। क्लियर? तो यहां से एफ नेट कितना आ जाएगा, तो एफ नेट निकाल लो बेटा। तो 2k लैम्बडा क्यू आपका कॉमन आ गया, 1 अपॉन आर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, देखो एफ नेट की, एफ नेट कितना आ गया 2k लैम्बडा क्यू, ये तो कॉमन है, क्या आएगा आर माइनस एक्स डिवाइड बाई आर इंटू आर प्लस एक्स, ये कंडीशन आएगी आपकी। तो यहां से कितना आ गया, तो आर से आर कैंसिल आपका, तो एफ नेट कितना आ गया 2k लैम्बडा क्यू और ये माइनस के एक्स डिवाइड बाई आर इंटू आर प्लस एक्स, ये नेट वाला आ गया। अब आपको पता है कि ये कंडीशन में एक्स क्या जरा सा है, तो आपको कंडीशन पता है कि एज आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, तो आर प्लस एक्स को लगभग आप क्या लिख सकते हो, आर लिख सकते हो। जो आर प्लस एक्स को लगभग मैं आर लिख सकता हूं, तो एफ नेट कितना आ गया बेटा, यहां से देखो ध्यान से, एफ नेट कितना आ गया -2k लैम्बडा क्यू एक्स अपॉन क्या हुआ आर प्लस एक्स जगह अगर मैं आर लिख दूं तो क्या होगा आर इंटू आर, क्या होगा आर स्क्वायर होगा, बोलो होगा नहीं होगा। तो ये वैल्यू जो आपकी है, अब आपको पता कि 4 SHM एफ नेट क्या होता है माइनस के इक्वलेंट इंटू एक्स, तो ये चीज क्या होगी के इक्वलेंट, और टाइम पीरियड क्या होता है इसका 2 पाई रूट m/k इक्वलेंट। तो आपका यहां से टाइम पीरियड, अब जब मैं वैल्यू रखूंगा तो लिख देता हूं आंसर, तो कितना है टाइम पीरियड, तो t इक्वल 2 पाई अंडर रूट m/k इक्वलेंट, के इक्वलेंट कितना आपका ये वाला पूरा, तो कितना आ गया 2k लैम्बडा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां से आपका ये ऊपर चले जाएगा, तो कितना आ जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/r² अपॉन 2k लैम्बडा क्यू। ठीक है, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देख लेना खुद। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन क्या होगा आपका सॉल्व होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप अपनी सीट में जाकर सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करें। ठीक है, तो मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया, और इसके बाद जो मैंने लेक्चर स्कूलिंग वाले आपको भेजे हुए उन्हें भी आप नोट करें इसके बाद। ठीक है, तो इसके बाद कंटिन्यू आप जारी रखें, और ठीक है मैं आज आपको काफ़ी लेक्चर सेंड कर दूंगा, कंटिन्यू इसे नोट करें। तो ये आपका शायद 16 पार्ट ए हो गया था, ये 16 पार्ट बी है जिसको मैंने काफ़ी बड़ा बनाया है। तो यहाँ तक कि सभी चीज़ें आप नोट कीजिए। ओके, थैंक यू।